हेलो एवरीवन, मैं सौरभ दुबे मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम पर आपका स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं बिल्कुल बढ़िया होंगे। और आज हम करने वाले हैं पाठनों वृत्त में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। इसमें बात होगी हर एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट की और हर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। तो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी और जरूरी बात आपके लिए, जैसा कि आपको पता है मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड करता है हाई क्वालिटी एजुकेशन विथ फुली ऑर्गेनाइज्ड कंप्लीट कोर्स एंड डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स के साथ। यहाँ पर हिंदी मीडियम विद्यार्थियों को मिलती हैं 6ठी से लेकर 12वीं क्लास तक की सारी क्लासेज, और वहीं इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स को मिलती हैं केजी टू 12th सारी क्लासेस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। मतलब इन क्लासेस को देखने के लिए आपको किसी भी प्रकार का कोई भी पेड सब्सक्रिप्शन वगैरह नहीं करना पड़ता है। साथ ही हम स्टेट बोर्ड्स में दिल्ली बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, एमपी बोर्ड और राजस्थान बोर्ड कवर कराते हैं। आप इनमें से किसी भी स्टेट बोर्ड्स के हैं या आपके स्टेट में अगर आपके बोर्ड में अगर एनसीईआरटी बुक को फॉलो किया जाता है तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। आप यहां से अपनी पूरी तैयारी कर सकते हैं और वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में। ठीक है, हमारा सीबीएसई बोर्ड मतलब इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए अलग चैनल है जिसका नाम मैग्नेट ब्रेन्स है। आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं और वहां से एक जबरदस्त अपनी बेहतरीन तरीके से तैयारी कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या कुछ खास बात होने वाली है आज के इस सेशन में। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 की। यहाँ दिया है, दी गई आकृति में जीवाएं AB तथा CD बराबर हैं। AB और CD ये दोनों जीवाएं बराबर हैं। अगर इस कोण का मान 55 डिग्री के बराबर है तो COD इस कोण का मान पूछ रहा है। अक्सर ये क्वेश्चन हमें एग्जाम में देखने को मिलता है तो हम जल्दीबाजी में क्या करते हैं, हमारे मन में एक कॉन्सेप्ट आता है कि सर बराबर जीवाएं जो होती हैं वो केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती हैं। बिल्कुल सही बात है। आप 55 देखकर इसका भी आंसर 55 लिख देते हैं कि सर ये वाला 55 है तो ये भी 55 हो जाएगा। लेकिन ध्यान से देखें, बराबर जीवाएं जो होती हैं वो केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती हैं। मतलब ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर होगा। यहाँ हमें ये वाला कोण नहीं दिया है, हमें तो ये वाला कोण दिया हुआ है। क्लियर है बातें? तो यहां पर लिखेंगे त्रिभुज OAB में, त्रिभुज OAB में OA बराबर OB, ये एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं इसलिए आपस में बराबर हैं। ये दोनों त्रिज्याएं हैं इसलिए आपस में बराबर हैं। अब OBA का, अब जब ये दोनों भुजाएं बराबर हैं त्रिभुज की, क्योंकि ये एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं तो ये दोनों बराबर हैं, तो इनके सामने के कोण भी क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। OA के सामने एंगल OBA जो है वो OB के सामने के एंगल OAB के बराबर हो जाएगा। यहाँ कारण खुद से लिख देंगे कि समान भुजाओं के सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं। तो इसके सामने का ये कोण और इसके सामने का ये कोण आपस में बराबर है, तो ये 55 है तो ये भी कितना हो जाएगा, 55 डिग्री का हो जाएगा। मतलब OAB का भी मान कितना आ चुका है, 55 डिग्री। OAB का मान 55 डिग्री, OBA का भी मान 55 डिग्री, तो ये दोनों किसके बराबर हो जाएंगे, 55 डिग्री के बराबर हो जाएंगे। अब जैसा कि आपको पता है कि किसी भी त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योगफल कितना होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है। तो इन तीनों कोणों को जोड़ दो, एंगल OBA, एंगल OAB प्लस एंगल AOB, इन तीनों का योगफल जो है 180 के बराबर हो जाएगा। ये दोनों आपको पहले से पता है, 55 प्लस 55, ये भी 55 का है, ये भी 55 का है। AOB आपको नहीं पता है, तो यहां से आप AOB का जब मान निकालेंगे 55 55 110, उधर जाके माइनस हो जाएगा तो ये आ जाएगा 70। कितना आ जाएगा, 70 डिग्री। अब ये जब 70 डिग्री आ गया तो ये भी कितना हो जाएगा, 70 डिग्री। तो यहां पर लिखेंगे एंगल AOB बराबर एंगल COD। एक ही वृत्तखंड में निर्मित कोण बराबर होते हैं। एक ही वृत्तखंड के कोण, एक ही वृत्तखंड के ये दोनों कोण हैं, एक ही वृत्तखंड के क्या कोण आपस में बराबर होते हैं। तो AOB अगर 70 डिग्री का है तो COD भी कितना हो जाएगा, 70 डिग्री, मतलब 70 डिग्री का ये भी कोण हो जाएगा आपका। तो क्लियर है बातें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेंगे और बढ़ेंगे अपने प्रश्न संख्या 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 2। यदि वृत्त के चाप AXB, कहाँ है, AXB ये वाले चाप की बात कर रहा है, और CYD ये वाले चाप की बात कर रहा है। बोल रहा है कि ये दोनों चाप आपस में सर्वांगसम है। मतलब चाप AXB बराबर हो जाएगा, सर्वांगसम है चाप CYD के। तो जब चाप सर्वांगसम होते हैं, जब चाप सर्वांगसम होते हैं तो उनकी संगत जीवाएं भी क्या होती हैं, बराबर होती हैं। मतलब चाप CYD ये वाली जीवा बना रही है CD, और चाप AXB ये वाली जीवा बना रही है AB। तो लिखेंगे कि यहां से AB बराबर
CD हो जाएगा, चाप AB जीवा AB बराबर जीवा CD हो जाएगा। दोनों कॉर्ड आपस में क्या होंगे, बराबर हो जाएंगे। आगे की कहानी क्या है, तब AB तथा CD का अनुपात ज्ञात कीजिए। जब दोनों बराबर हैं, बराबर चीजों का अनुपात जो होता है वो 1:1 में होता है, तो आंसर कितना आ जाएगा, 1:1। इसका भी स्क्रीनशॉट लेंगे और बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, प्रश्न संख्या 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, वृत्त की जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो कि वृत्त के केंद्र से 6 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित है तथा वृत्त की त्रिज्या जो है वो 10 सेंटीमीटर है। तो ये 6 सेंटीमीटर दिया है आपको, ये 10 सेंटीमीटर दिया है। सबसे पहले इस त्रिभुज में पाइथागोरस लगा के हम AM का मान निकालेंगे। तो लिखेंगे त्रिभुज OMA में पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार, पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार क्या हो जाएगा, सबसे बड़ी भुजा कौन सी है जो 90 के सामने होगी, 90 यहां पर है, तो सबसे बड़ी भुजा AO, OA का वर्ग बराबर OM का वर्ग प्लस AM का वर्ग। यहां पर OA का मान 10 है तो 10 का वर्ग बराबर OM का मान 6 सेंटीमीटर आपको दिया है प्लस AM का वर्ग। यहाँ 10 का वर्ग हो गया 100, 6 का वर्ग इधर आके माइनस हो जाएगा 36 बराबर AM का वर्ग, मतलब AM का वर्ग आ रहा है 64, तो AM कितना हो जाएगा, √64 मतलब कि 8 सेंटीमीटर इसका आंसर आपका आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 8 सेंटीमीटर। तो AM कितना आ गया, 8 सेंटीमीटर। ये जो केंद्र से अगर कोई यहाँ पे लंब डाल रहे हैं आप, तो जीवा को क्या करता है, समद्विभाजित करता है, दो बराबर बराबर भागों में बांटता है, तो यहाँ पर MB भी बराबर हो जाएगा, मतलब AM बराबर MB। तो मैं लिख सकता हूँ साफ साफ कि AB जिसकी लंबाई हमसे पूछी जा रही है, वृत्त की जीवा की लंबाई, वो 2 टाइम्स ऑफ AM हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ AM हो जाएगा, मतलब 2 × 8 16 सेंटीमीटर इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर है बात, एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो बात कर लेते हैं प्रश्न संख्या 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 में देखते हैं क्या बात हो रही है। क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहा है, संलग्न आकृति में 2 संकेंद्रीय वृत्त जिनका केंद्र O है। संकेंद्रीय वृत्त क्या होते हैं, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स क्या होते हैं, ऐसे वृत्त जिनका एक ही केंद्र हो। यहाँ पर 2 वृत्त आपको दिख रहे हैं, लेकिन दोनों वृत्तों का एक ही केंद्र है O। क्लियर है बातें। तथा A, B, C और D 4 प्रतिच्छेदन बिंदु रेखा L पर स्थित है। रेखा L खींच दिया जिसपे 4 प्रतिच्छेदन बिंदु हैं, ठीक है। AB का मान 12 दिया है और BC का मान, यहाँ AB की जगह आप AD लिखेंगे, AD का मान जो है वो 12 होगा। क्या लिखेंगे यहाँ पर, AD का मान हमें 12 दिया है, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है वो 12 है। BC का मान यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है वो कितना है, 8 सेंटीमीटर है। तो AB और CD की लंबाई ज्ञात कीजिए। आइए देखते हैं, इस प्रकार का एक क्वेश्चन आपको NCERT में मिला होगा, है ना। तो यहाँ पर थोड़ा सा अलग है ना, बात वही है। जब हम मान लिए कि यहाँ से एक लंब रेखा यहाँ पर खींची जाएगी, यहाँ पर एक परपेंडिकुलर OM खींचा जाएगा, तो लिखेंगे यहाँ पर OM परपेंडिकुलर टू BC, OM परपेंडिकुलर टू BC। छोटे वाले वृत्त को लेकर चल रहा हूं मैं, अंदर वाले, बाहर वाला भी मत देखना। अब जब BC एक जीवा है और जिस पर केंद्र से एक लंब रेखा खींची जा रही है, तो BC को वो 2 बराबर बराबर भागों में क्या करेगा, विभाजित करेगा। मतलब यहां से BM का मान और MC का मान बराबर बराबर हो जाएगा। तो लिखेंगे यहां पर BC बराबर, या BM बराबर लिख लो, BM बराबर BC बराबर, ये BM और BC आपस में बराबर होंगे। ये बात तो क्लियर है ना, कि यहां से अगर लंब खींचा जाएगा तो इसको 2 बराबर बराबर भागों में बांट देगा। अब ये भी बराबर, मतलब ये जो है BM वो पूरे का आधा होगा, BC का आधा होगा, तो इसको हम हाफ BC भी लिख सकते हैं। BM और CM लिखना था, मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे, BM और CM होगा ना बराबर, और हाफ ऑफ BC के बराबर होगा ये। क्लियर है बातें। यहां पर BC का मान 8 है, तो यहां पर 8 रखेंगे, तो BM CM ये कितना आ गया, BC का आधा, मतलब 8 से 8 है ना, 8 का आधा कितना, 4 सेंटीमीटर इसका आंसर आ जाएगा। ध्यान देना यहाँ पे, पूरा का पूरा BC भाई कितना था, 8 था, तो 4 ये हो गया, 4 ये हो गया, यही बात यहाँ पर लिखी गई है और कुछ नहीं है ना। इसी प्रकार से जब हम पूरे बड़े वाले सर्कल को लेंगे तो वहां पर लिखेंगे कि OM परपेंडिकुलर है जीवा AD पर। अब बीच वाले को भूल जाओ, अब पूरा ले लो, बड़ा वाला
पूरा बड़ा वाला ले लो। OM जो है वो AD पर परपेंडिकुलर है, तो ये AM और DM आपस में बराबर होंगे। AM बराबर DM बराबर हाफ ऑफ AD, हाफ ऑफ AD, AM बराबर DM। तो पूरा का पूरा ये पूरी लंबाई कितनी है, 12 है, तो ये भी 6 हो जाएगा और ये भी 6 हो जाएगा, तो यहां लिख देंगे 6 सेंटीमीटर। कोई डाउट नहीं है। आपसे किसका मान पूछा गया है, AB का मान पूछा गया है। AB का मान कैसे आएगा, जब आप AM में से BM को घटा देंगे, माइनस कर देंगे, कब, तब। देखो यहां पर ये पूरा का पूरा AM है, यहां से लेके यहां तक क्या है, AM है, इसमें से माइनस करना, मतलब अगर इसको माइनस कर दिया, इसको हटा दिया, इसको हटा दिया, BM को हटा दिया, तो बचेगा क्या, AB। तो AM का मान हमने निकाला था कितना, 6, और BM का मान 4, तो 6 माइनस 4 कितना आ गया, 2 सेंटीमीटर। तो AB 2 सेंटीमीटर आ गया, और इसी प्रकार से आप निकालेंगे तो CD भी कितना आ जाएगा, 2 सेंटीमीटर आ जाएगा। क्लियर है बातें? ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लेंगे और बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बात करेंगे प्रश्न संख्या 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 की, दी गई आकृति में O वृत्त का केंद्र है तथा चाप ABC की माप 100 डिग्री है। ABC कोण ABC, हाँ, चाप ABC की माप जो है 100 डिग्री है। जो चाप ABC, कहना कुछ और चाह रहा है वो, जो चाप ABC है वो केंद्र पर 100 डिग्री का कोण बना रहा है, ऐसा कुछ कहना चाह रहा है। जो चाप ABC है, ये वाला ABC, वो केंद्र पर 100 डिग्री का कोण बना रहा है। तब आपसे ADC और ABC का मान पूछा जा रहा है, बोल रहा है कि इन दोनों कोणों का मान ज्ञात कीजिए। समझ में आ गया क्वेश्चन की चाप ABC जो है वो केंद्र पर 100 डिग्री का कोण अंतरित करता है, तो इन दोनों कोणों का मान ज्ञात कीजिए। ध्यान दें, यहाँ पे इसका मुंह लटका हुआ है नीचे की तरफ, इसका भी नीचे की तरफ, तो ये इसका आधा करेंगे तो ये मिल जाएगा। आ रही बात समझ में? क्योंकि जो चाप ABC है वो केंद्र पर जितना भी कोण अंतरित करेगा, वृत्त के किसी और भाग पर उसका आधा कोण अंतरित करेगा, तो 100 का आधा कितना, 50। तो लिखेंगे ADC बराबर 1/2, मतलब आधा कर दो किसको, AOC को, तो ये हो जाएगा 1/2 गुणे 100, मतलब कि 50 डिग्री। कितना, 50 डिग्री का कोण यहां से आ चुका है आपके पास। अब बात करेंगे कि सर B वाला कैसे निकालें। तो ये एक चक्रीय चतुर्भुज आपको ABCD दिख रहा होगा। ABCD क्या है, एक चक्रीय चतुर्भुज, मतलब B और D का योगफल जो है वो 180 डिग्री के बराबर है। चक्रीय चतुर्भुज के अभिमुख कोणों का योगफल, चक्रीय चतुर्भुज के अभिमुख कोणों का योगफल, कौन से कोणों का, अभिमुख कोणों का योगफल, कोणों का योगफल 180 डिग्री के बराबर होता है। योगफल 180 डिग्री होता है। क्लियर है बातें? तो ये अपना जो प्रमेय है वो लगा के, तो यहां पर आपको D का मान पहले से 50 पता है, तो B कितना हो जाएगा, 180, और ये D उधर जाके 50 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 130 डिग्री। 130 डिग्री किसका मान, B का मान आ चुका है 130 डिग्री। क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है? एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेंगे और बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, प्रश्न संख्या 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, दी गई आकृति में ACB का मान 70 डिग्री है, तो ADB का मान पूछ रहा है। भाई ACB और ADB दोनों ही बराबर होंगे, क्योंकि एक ही वृत्तखंड के कोण हैं, तो लिखेंगे एंगल ACB बराबर एंगल ADB। एक ही वृत्तखंड में निर्मित कोण, एक ही वृत्तखंड के कोण। आ रही बात समझ में? एक ही वृत्तखंड के कोण जो होते हैं बराबर होते हैं, तो ACB 70 है, तो ADB भी कितना हो जाएगा, 70 डिग्री हो जाएगा। ये 70 है, तो ये भी कितना हो जाएगा, 70 डिग्री हो जाएगा। क्लियर है बातें? आ रही है बातें समझ में? सब कुछ अभी आसान क्वेश्चन दिख रहे हैं, कुछ अच्छे भी क्वेश्चन दिख रहे हैं। ये अभी अपना अति लघु उत्तरीय चल रहा है, धीरे धीरे हम लघु उत्तरीय करेंगे, फिर विस्तृत उत्तरीय प्रश्न भी कर रहे होंगे। तो आइए बढ़ते हैं आगे और बात कर लेते हैं प्रश्न संख्या 7 की। यहां पर दिया है ACB का मान 40 डिग्री है, ये 40 डिग्री है, तो OAB इसका मान पूछ रहा है। पहले ये वाला मान निकालो, इन दोनों का मुंह लटका हुआ है, इसका डबल करेंगे तो ये मिल जाएगा 80 डिग्री। मतलब एंगल ACB, एंगल AOB अगर निकालना है तो ACB को डबल करना पड़ेगा।
क्योंकि ये जो वृत्त खंड है एक केंद्र पर कोण बना रहा है और एक कोण कहां पर बना रहा है, वृत्त के अतिरिक्त चाप पर कोण बना रहा है। तो ये वाले कोण का दोगुना करेंगे तो केंद्र वाला कोण मिलेगा, ये 40 है तो ये कितना मिल जाएगा, 80 मिल जाएगा। तो यहां से 2 गुणे 40 कितना मिल चुका है, 80 डिग्री मिल चुका है। कितना मिल चुका है, 80 डिग्री मिल चुका है। क्लियर है बातें, किस प्रकार से केंद्र पर आपको 80 डिग्री का कोण मिल चुका। आपसे पूछा जा रहा है OAB मतलब इस कोण का मान, जैसा कि हमें पता है ये दोनों वृत्त की त्रिज्याएं हैं, आपस में बराबर होंगी। तो लिखेंगे त्रिभुज OAB में OA बराबर OB, एक ही वृत्त की त्रिज्याएं। ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि ये दोनों एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं। आ रही बात समझ में, एक ही वृत्त की त्रिज्याएं। अब जब दोनों भुजाएं आपस में बराबर हैं OA और OB, तो इनके सामने के कोण भी मतलब एंगल OAB, एंगल OBA और एंगल OAB आपस में बराबर होंगे। इसका भी कारण लिख देंगे, समान भुजाओं के सम्मुख कोण, समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, सम्मुख कोण बराबर होते हैं। कारण जरूर लिखना, नहीं तो नंबर कट जाता है भाई। आ रही बात समझ में, तो ये दोनों कोण आपस में बराबर होंगे। जब बराबर है मतलब ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर है, इसको भी x मान लिया, इसको भी x मान लिया, तो तीनों कोणों का योगफल मतलब 80 प्लस x प्लस x, तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री के बराबर होगा। x प्लस x 2x बराबर 180 माइनस 80, 2x का मान आ चुका है 100, मतलब x का मान आ चुका है 50 डिग्री। 100/2 मतलब कि कितना, 50 डिग्री। ये भी कोण 50 का होगा, OAB भी 50 का, दूसरा भी 50 का। हमसे OAB पूछ रहा था, तो इसका आंसर आ जाएगा कितना भाई, 50 डिग्री। कितना आंसर, 50 डिग्री। बढ़िया आसान क्वेश्चन था, एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेंगे और बढ़ेंगे हम प्रश्न संख्या 8 की तरफ। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। यहां दिया है दो वृत्तों की त्रिज्याएं 10 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर हैं। अभी तक हमने अति लघुत्तरीय प्रश्न किया, अब हम लघुत्तरीय पे बढ़ चुके हैं। दो वृत्तों की त्रिज्याएं 10 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर हैं, मतलब कि ये वाला 10 सेंटीमीटर हो गया, ये एक त्रिज्या है OP, ये 10 सेंटीमीटर हो गया, और ये वाला कितना हो गया, 8 सेंटीमीटर। तथा वे एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं तथा उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई 12 है। ये पूरा का पूरा 12 है, तो ये 6 और ये भी 6। तब उनके केंद्रों के बीच की दूरी, मतलब आपसे यहां से लेके यहां तक की दूरी पूछा जा रहा है। O डैश का मान क्या होगा, ये पूछा जा रहा है। ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे कि PL बराबर LQ बराबर हाफ ऑफ PQ। ये जो मैंने 6 लिख दिया, अपने मन से नहीं लिखूंगा ना, पूरा कितना था, 12। पूरा जो उभयनिष्ठ जीवा है इसकी लंबाई कितनी दी हुई है, 12। तो ये 6 क्यों हुए, क्योंकि ये जो केंद्रों को मिलाने वाली रेखा है वो जीवा को क्या करती है, लंब समद्विभाजित करती है। मतलब यहाँ 90 डिग्री का कोण भी बनता है, और इसको जीवा को 2 बराबर बराबर भागों में भी बांटती है। ये वाली रेखा जो है O डैश, ये जीवा को 2 बराबर बराबर भागों में भी बांटती है। तो यहाँ इसका कारण लिखेंगे, दो वृत्त जब एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं तो उनके उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई, तो उनके, ऐसे लिख दो, तो उनके केंद्रों को मिलाने वाला रेखाखंड, उनके केंद्रों को मिलाने वाला रेखाखंड, याद रखना इसको, मिलाने वाला रेखाखंड जीवा पर, उभयनिष्ठ जीवा पर लंब समद्विभाजक होता है। उभयनिष्ठ जीवा को लंब समद्विभाजित करता है। आ रही बात समझ में, इंपॉर्टेंट है ये बात। अगर ये बात नहीं करोगे तो बहुत सारा काम करना पड़ेगा। अगर ये लाइन नहीं लिखोगे तो आपको सर्वांगसम दिखाना पड़ेगा, 2 त्रिभुजों को समद्विभाजित करता है।
अगर ये लाइन लिख दिया तब तो डायरेक्ट बोल सकते हो कि भाई ये भी 6 होगा, ये भी 6 होगा, नहीं तो इतना बवाल होगा। एक बार इधर वाले त्रिभुज को उधर वाले त्रिभुज के सर्वांग सम, फिर इस त्रिभुज को इस त्रिभुज के सर्वांग सम, बहुत सारा बवाल हो जाएगा। इससे बढ़िया है एक प्रमेय याद कर लो, जल्दी हो जाएगा काम। ठीक है, तो PL बराबर LQ बराबर हाफ ऑफ PQ, तो PL बराबर कितना आ चुका है, हाफ ऑफ PQ। PQ का मान 12 दिया है, तो 12 मतलब 6 सेंटीमीटर ये ऊपर वाला आ चुका है। तो ध्यान से देखो इस वाले समकोण त्रिभुज को और इसमें लगा दो पाइथागोरस थ्योरम। क्या लगा देंगे, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय लगाओ और किसका मान निकालो, OL का मान निकाल लो। तो लिखेंगे यहां पर त्रिभुज OLP में, त्रिभुज OLP में क्या हो रहा है, इसमें OP स्क्वायर बराबर OL स्क्वायर प्लस PL स्क्वायर, OP स्क्वायर बराबर OL स्क्वायर प्लस PL स्क्वायर। OP पता है क्या, हाँ 10 का स्क्वायर बराबर OL पता है क्या, नहीं, और PL कितना है 6 का स्क्वायर। यहां से आप OL का मान निकालेंगे तो OL स्क्वायर जो आएगा 10 का स्क्वायर 100 माइनस 6 का स्क्वायर 36, OL स्क्वायर आ चुका है 64, मतलब OL का मान आ चुका है √64, या इसको हम बोल सकते हैं 8 सेंटीमीटर। कितना, 8 सेंटीमीटर क्या आ चुका है आपका OL का मान, यहां से लेके यहां तक का। जिस प्रकार से आपने OL निकाला उसी प्रकार से आप O' निकालेंगे, उसी प्रकार से आप क्या निकालेंगे, O', मतलब अब इस त्रिभुज में एक बार पाइथागोरस लगाएंगे तो लिखेंगे त्रिभुज O'PL में, यहां हो जाएगा O'P का स्क्वायर बराबर PL स्क्वायर प्लस O' स्क्वायर, PL स्क्वायर प्लस O' स्क्वायर। O'P आपको पता है 8 का स्क्वायर, PL पता है 6 का स्क्वायर प्लस O' स्क्वायर, O' स्क्वायर आपको निकालना है। आ रही बात समझ में, ये पता था, ये निकालना था, तो इसको ऐसे ही लिख दिया यहाँ पर 8 का स्क्वायर होता है 64, 6 का स्क्वायर इधर आके माइनस 36 बराबर O' का स्क्वायर, O' का स्क्वायर जो हो जाएगा 64 माइनस 36, 14 माइनस 6 कितना होता है 8, और 5 माइनस 3 28। आ रही बात समझ में, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। अब यहां से O' जो निकालोगे आप √28 आ जाएगा, और ये इसका मान निकालेंगे लगभग 5.26 सेंटीमीटर के आसपास आ जाएगा। √28 का मान कितना आ जाएगा, लगभग 5.26 के आसपास आ जाएगा। ठीक है, ऐसे निकाल लेना, ऐसे करके आपको भाग विधि से निकालना आता होगा ना, 8th क्लास में पढ़े हो, ऐसे करके तो यहां से निकालेंगे तो 5.26 के आसपास इसका मान आ रहा है। किसका, इसका मान 5.26। तो O' पूरा कितना हो गया, O' पूरा का पूरा, दोनों केंद्रों के बीच की दूरी O' ये 8 और ये 5.26, दोनों को जोड़ दो तो 8 प्लस 5.26 मतलब कितना हो गया 13.26 सेंटीमीटर। आ रही बात समझ में, तो यही पूछा गया था कि तब दोनों केंद्रों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, तो हमने अपना पाइथागोरस लगा के दोनों केंद्रों के बीच की दूरी निकाल लिया। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेंगे और बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, प्रश्न संख्या 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न आकृति में यदि MP बराबर PN है, MP ये दोनों बराबर हैं, और क्या दिया है, तब एंगल OPN इसका मान और OPM इसका मान ज्ञात करो। अगर केंद्र से कोई ऐसी रेखा आ रही है, वृत्त के केंद्र से अगर कोई ऐसी रेखा आ रही है जो जीवा को समद्विभाजित करती है, वृत्त के केंद्र से होकर आने वाली रेखा यदि जीवा को समद्विभाजित करती है, यदि जीवा को समद्विभाजित करती है तो क्या होता है, समद्विभाजित करती है तो वह रेखा जीवा पर क्या होती है, लंब होती है, तो वह रेखा जीवा पर लंब होती है। क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है, लंब होती है।
मतलब ये रेखा जो आ रही है, ये वाली रेखा जो आ रही है केंद्र से होकर जीवा को दो बराबर बराबर भागों में बांट रही है, इसलिए ये रेखा जीवा पर क्या होगी, लंब होगी। और इन दोनों कोणों का मान OPM और OPN, एंगल OPM, इन दोनों ही कोणों का मान 90 डिग्री के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। क्लियर है बातें? एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट लेंगे और बढ़ेंगे आगे। अब सर इसका कोई और मेथड है क्या? है, बिल्कुल है। अगर आप ये लाइन नहीं लिखना चाहते हैं या आपको ये प्रमेय नहीं याद है तो आप इन दोनों ही त्रिभुज को सर्वांगसम सिद्ध करेंगे। मैं हिंट दे रहा हूं, आप खुद से कर लेना। वो यहां पर दिया हुआ है MP बराबर 3 पॉइंट से इन दोनों को सर्वांगसम कीजिए। पहला पॉइंट MP बराबर NP, ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट कि ये रेखा जो है दोनों में उभयनिष्ठ है, OP बराबर OP। तीसरा पॉइंट MO बराबर NO, OM बराबर ON, दोनों एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं इसलिए बराबर हैं। तो भाई ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी, भुजा सर्वांगसमता कसौटी के अनुसार ये दोनों के दोनों त्रिभुज आपस में क्या हो चुके हैं, सर्वांगसम हो चुके हैं। तो बाई CPCT ये वाली और ये वाले कोण आपस में बराबर होंगे और इन दोनों कोणों का योगफल 180 होगा, तो मतलब इसको भी 90 होना पड़ेगा और इसको भी 90 होना पड़ेगा। तो आप इस मेथड से भी इसको कर सकते हैं या सीधे सीधे प्रमेय लगा के भी कर सकते हैं। जो मेथड आपको पसंद आए उस मेथड से कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, प्रश्न संख्या 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 में बोल रहा है कि दी गई आकृति में यदि एंगल DBC का मान 80 डिग्री है, BAC का मान 40 डिग्री है, तब BCD का मान ज्ञात कीजिए। BCD ये पूरा का पूरा कोण पूछा जा रहा है आपसे। जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन मिले, बड़ा ही मजेदार क्वेश्चन होता है ये। एक एक कोण को पकड़ो। सबसे पहले मैंने पकड़ लिया कि इसको 80 वाले को। 80 वाला कहां से बन के आ रहा है, इस रेखा से और इस रेखा से। मतलब इसका वृत्तखंड कौन सा होगा, ये दोनों रेखाएं कहां पर जाके किसके ऊपर खड़ी हैं, तो इसके ऊपर खड़ी हैं। इस वाले वृत्तखंड से CD से, जीवा CD से ये वाला कोण बन रहा है 80 वाला, ये बात तो क्लियर है। तो जीवा CD से और कौन सा कोण बन रहा है, तो आप ध्यान से देखो तो ये वाला जो कोण है ये भी जीवा CD से ही तो बन रहा है। ये वाला कोण, ये वाला, इस कोण की बात करूं तो ये भी जीवा CD से ही बन रहा है। जैसे वो 80 बना है जीवा CD से, वैसे ही ये भी देखो CD से ही तो बन रहा है, CD से। तो ये 80 है तो ये भी कितना हो जाएगा, 80। तो पहले ये बात लिख लेते हैं, एंगल CBD बराबर, एंगल CBD बराबर एंगल CAD, CAD एक ही वृत्तखंड में निर्मित कोण, एक ही वृत्तखंड में बना कोण, बना कोण। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात यहां तक नहीं है। ये दोनों कोण एक ही वृत्तखंड के हैं। इसी प्रकार से 40 को पकड़ो, सबको पकड़ना है भाई, सबको पकड़ना है। 40 को पकड़ना जरा, 40 को, 40 यहीं से 40 को घेरा है, देखो इन्हीं दोनों से घेर रहा है। अब ये दोनों हरी डंडियां जो हैं ये कहां पर खड़ी हो रही हैं, तो ध्यान से देखो तो ये यहां पर खड़ी हैं, इसके ऊपर यहां पर खड़ी हैं भाई, ये दोनों की दोनों। यहां से और कौन सा कोण बन रहा है, यहीं से, तो सर ये वाला कोण बन रहा है, यहां से ये वाला कोण, ये वाला। तो ये 40 का है तो ये भी 40 का है, ये बात भी आप लिख लेंगे। ऐसे ही ढूंढते रहो और पहले कोणों को बराबर कर लो, फिर सोचा करो कि क्या पूछा जा रहा है। यहां पर बात करेंगे कि BAC जो है वो 40 डिग्री का है। अच्छा, इनका मान भी लिख लो ना, ऊपर वालों का, ऊपर वालों का मान नहीं लिखा मैंने। ये जो 70 वाला था ना, कितना था, 70, 80 था। 80 वाले का मान भी लिख लो कि एंगल CBD और CAD ये सब 70 के बराबर हो जाएंगे। अब दूसरे वाले का जिसका अभी मैंने बताया उसका भी नाम लिखो कि BAC बराबर, BAC किसके बराबर था, BDC के, BDC के, है ना। BAC BDC के बराबर था और ये दोनों किसके बराबर हैं, 40 डिग्री के। आ रही बात समझ में कि ये 40 का होगा तो ये भी 40 का होगा, क्योंकि दोनों एक ही वृत्तखंड से बने हुए कोण हैं। ये दो बातें क्लियर हैं। आगे बढ़ते हैं, बोल रहा है BCD बताओ, BCD। तो यहां इस वाले में देखना जरा, इस वाले त्रिभुज में जो अभी मैंने त्रिभुज लिया, त्रिभुज BCD में ये 40 का, ये 80 का, तो ये कितने का हो जाएगा, तो लिखेंगे त्रिभुज BCD में तीनों कोणों का योगफल एंगल BAC
प्लस एंगल बी डी सी प्लस एंगल बी सी डी, तीनों कोणों का योगफल 180 हो जाएगा। ये कितना है, बी सी डी, अच्छा बी ए सी लिख दिया मैंने। तीनों कोण इसी का लेना है, तीनों कोण इसी का लेना है, डीबीसी था, डीबीसी। ध्यान देंगे एक बार तीनों कोण कैसे लिया, एक बार डीबीसी ले लिया, एक बार बीडीसी ये वाला ले लिया, और एक बार बीसीडी ये वाला ले लिया। ये 80 है, ये 40 है, इसको पता नहीं, ये वाला 80 है, ये वाला 40 है, और इसका कुछ अता पता नहीं है, तो इसको ऐसे ही लिख देंगे 180 के बराबर। 80 और 40 120 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो BCD का मान आ गया 120, यहाँ माइनस कर दो, मतलब कि 60 डिग्री। कितना, 60 डिग्री। तो जो आपसे BCD पूछ रहा था वो कितना आ चुका है, ये पूरा का पूरा कोण 8 4 12 6 18 60 डिग्री आ चुका है। आगे आपसे बोल रहा है अगर AB बराबर BC हो, AB बराबर BC, कहाँ है AB, AB कहाँ है BC, ये दोनों बराबर हों। अब जब ये दोनों बराबर होंगे भाई, तो ये वाला कोण, इसके सामने का ये वाला कोण और इसके सामने का ये वाला कोण भी आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो लिखेंगे त्रिभुज ABC में क्या है, AB बराबर BC, ऐसा हमें दिया है, ऐसा हमें दिया है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, AB के सामने का कोण एंगल ए, AB के सामने कौन सा कोण बन रहा है, AB ये रहा, ये वाला ACB, एंगल ACB, और BC के सामने का कोण एंगल BAC बराबर हो जाएगा, और ये दोनों 40 के बराबर हो जाएंगे। मतलब ये वाला यहां से यहां तक 40 है, तो ये भी यहां से यहां तक कितना हो जाएगा, 40। ये 60 पूरा है भाई, 60 पूरा है, यहां से यहां तक 40 है, पूरा का पूरा 60 है। तो आपसे बोल रहा है एंगल ECD इतना का मान बताओ। जब ये पूरा 60 है, इतना 40 है, तो इतना कितना बच जाएगा, 20 डिग्री बच जाएगा। आ रही बात समझ में, ठीक है। तो लिखेंगे एंगल ECD बराबर कितना, पूरा, पूरा क्या, पूरा का नाम बताओ, BCD, और इसमें से माइनस कर दो किसको, BCA को या ACB को। तो ये 60 माइनस 40 कितना आ गया, 20 डिग्री का मान आ चुका है। इस प्रकार का एक क्वेश्चन एक बार मैंने NCERT में भी करवाया था, एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेंगे और बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन पे, प्रश्न संख्या 11 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। आपको फिर भी किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो क्वेश्चन मेंशन करना कमेंट बॉक्स में, जब भी लाइव क्लास इस चैप्टर की होगी तो वहां पर मैं इसको करवा रहा हूँ। क्लियर है बातें। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। यहाँ दिया है, दी गई आकृति में x प्लस वाई का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर एक आकृति है जो कि एक क्या है, ये एक चतुर्भुज है मान लो, ठीक है, वो है क्या नाम है, नहीं तो ऐसे कर लो सीधे, चक्रीय चतुर्भुज है। तो लिखेंगे, इसका नाम लिख दो ABCD, ABCD। तो लिखेंगे ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है, ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। कैसा चतुर्भुज है, चक्रीय चतुर्भुज है। और चक्रीय चतुर्भुज में हमें पता है कि इनके अभिमुख कोणों का मतलब आमने सामने के कोणों का योगफल 180 होता है। तो x प्लस 70 आमने सामने के कोण है, इनका योगफल 180 होगा। तो x का मान कितना हो जाएगा, 180 माइनस 70, मतलब कि 110 डिग्री। क्लियर है बातें ये क्या, कि ये दोनों अभिमुख कोण है, तो इन दोनों का योगफल 180 के बराबर। तो यहां से x का मान आ गया कितना, 110। इसी प्रकार से y और 60 अभिमुख कोण है, तो इनका भी मान 180 के बराबर होगा। और यहां से जो y का मान आपने निकाला वो कितना आ चुका है, 120 डिग्री। आपसे पूछा गया है x प्लस वाई का मान, तो x का मान 110, y का मान 120, तो ये हो गया 230, कितना, 230 डिग्री। कोई डाउट, आसान है ये तो। एक बार स्क्रीनशॉट लेंगे और बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया है, यदि एक रेखा दो संकेंद्रीय वृत्तों, जैसा कि आपको दिख रहा है, एक ही केंद्र वाले वृत्त को जिनका केंद्र O है, ABCD पर प्रतिच्छेद करती है, तो सिद्ध करना है कि AB बराबर CD होगा।
इसी का एक भाई क्वेश्चन था, मतलब इसी के जैसा क्वेश्चन था, अभी हमने थोड़ी देर पहले किया था, जिसमें पूरे का मान आपको 12 दिया था, इसका मान 8 दिया था, वो वाला क्वेश्चन उसी के टाइप का क्वेश्चन है। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ये जबरदस्त क्वेश्चन है। एनसीईआरटी प्रश्नावली 9.2 का क्वेश्चन नंबर 4 है। आइए बात करते हैं कैसे इसको हम सॉल्व करेंगे। ध्यान देना, यहां पर एक रचना करेंगे, ओ से इस पर एक परपेंडिकुलर OM डालेंगे। आ रही बात समझ में? तो लिखेंगे BC पर परपेंडिकुलर डाल दिया हमने क्या, OM। सबसे पहले छोटे वाले वृत्त की बात कर रहा हूं मैं कि BC इसकी जीवा है छोटे वाले वृत्त की, जिस पर एक परपेंडिकुलर एक लंब खींचा गया है क्या, OM। तो यहां से हम लिख सकते हैं कि जो केंद्र से खींचा गया लंब होता है जीवा को, वो जीवा को समद्विभाजित मतलब कि दो बराबर बराबर भागों में बांटता है। तो यहां से हम लिख सकते हैं BM बराबर क्या, CM। यहां पर आप प्रमेय खुद लिख लेना कि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। अब बात कर लेते हैं कि भाई सबसे बड़े वाले वृत्त पे OM परपेंडिकुलर है, यही वाला OM परपेंडिकुलर लंब है किस पर, सबसे बड़े वाले वृत्त की जीवा AD पर। तो यहां भी वही कहानी चल रही होगी, यहां भी क्या कर रहा होगा, ये जो OM है वो AD को समद्विभाजित कर रहा होगा, मतलब कि AM बराबर DM। यहां पर क्या लिखेंगे, AM बराबर DM। यहां भी कारण कहानी वही है। अब समीकरण 2 में से अगर मैं एक को घटा देता हूं तो AM माइनस BM बराबर DM माइनस CM। जब आप AM में से BM को माइनस करेंगे, ये पूरा का पूरा AM है, इसमें से BM को हटा दिया, BM को हटा दिया, क्या बचा, AB। और इसी प्रकार से यहां पूरा का पूरा ये DM है और इसमें से आपने CM को हटा दिया, CM को हटा दिया तो क्या बचा, CD। क्या यही प्रूव करना था क्या कि AB बराबर CD सिद्ध कीजिए? बिल्कुल। तो आपको सिद्ध करना था AB बराबर CD। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में आया हुआ है, तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट लेंगे। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 13 की तरफ। यहां बोल रहा है आकृति में एंगल ABC का मान 69 है, पूरा का पूरा कोण 69 है, ACB 31 हो तो BDC ज्ञात करो। ये आप लोगों के लिए छोड़ता हूं, सेम टू सेम एक क्वेश्चन ऐसा मैंने कराया था, तो आंसर इन कमेंट बॉक्स, आंसर इन कमेंट बॉक्स। खेल जाओ इसको, कमेंट बॉक्स में आंसर करना है। सेम टू सेम क्वेश्चन कराया हूं आज ही, ठीक है, आज ही इसी क्लास में। बढ़ते हैं आगे, बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 की। ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है, ठीक है, जिसके विकर्ण एक बिंदु E पर प्रतिच्छेद करते हैं। यदि DBC का मान 70 हो, BAC का मान 30 हो तो BCD का मान ज्ञात कीजिए, इसका मान ज्ञात कीजिए। इस प्रकार का भी क्वेश्चन कराया हूं, तो इसको भी आपको दोनों का आंसर किसमें करना है, कमेंट बॉक्स में। सेम टू सेम था, यहां भी AB बराबर BC था, वहां भी था, बस यहां पर एंगल्स चेंज हैं, वहां पर कोण कुछ और थे, यहां पर कोण कुछ और हैं। दोनों क्वेश्चन बार बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर करेंगे। और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लेंगे, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेंगे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। यहां बोल रहा है यदि एक चक्रीय चतुर्भुज के विकर्ण उसके शीर्षों से जाने वाले वृत्त के व्यास हो तो सिद्ध कीजिए कि यह एक आयत है। चक्रीय चतुर्भुज के विकर्ण जो हैं, यहां पर मतलब जो विकर्ण है वो व्यास है। ये जो विकर्ण दिख रहा है ना MQ, ये वृत्त का व्यास है। अब जब व्यास है तो एक बार चाप जो MPQ बन रहा है, ये एक अर्धवृत्त बन रहा है, अर्धवृत्त है ये, क्योंकि ये व्यास है ना। व्यास वृत्त को क्या करता है, दो बराबर बराबर भागों में बांटता है। तो यहां लिखेंगे चाप MPQ एक अर्धवृत्त है, अर्धवृत्त है, इसलिए एंगल MPQ। अब अर्धवृत्त में ये जो कोण बना हुआ है, अर्धवृत्त में बना कोण क्या 90 डिग्री का होता है। अर्धवृत्त में ये जो कोण बना हुआ है MPQ, ये कितने डिग्री का, 90 डिग्री का होगा। यहां पर कारण लिख लेंगे, अर्धवृत्त में बना कोण, अर्धवृत्त में बना कोण 90 डिग्री के बराबर होता है। क्लियर है बातें, ठीक है यहां तक। अब जैसा कि आपने MPQ में देखा है, वैसे ही जरा नीचे देखना MNQ में। MNQ भी एक अर्धवृत्त है, लिखेंगे चाप MNQ एक अर्धवृत्त बनाता है, एक अर्धवृत्त बनाता है,
तो इसका भी कोण कितना भाई, इसका भी कोण कितना 90 अंश हो जाएगा। एंगल एम एन क्यू बराबर 90 डिग्री। ठीक है, कारण वही। आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि ये एक चक्रीय चतुर्भुज है, इसका और इसका योगफल 180 होगा, तो ये 90 तो ये भी 90, ऐसे भी कर सकते हो, उसमें कोई गलत नहीं है। क्लियर है बातें। जिस प्रकार से ये दोनों को हमने 90 किया, उसी प्रकार से अगर मैं इसको व्यास लेता हूं, इस वाले को अगर मैं व्यास मान लूं, तो ये वाला जो कोण है, ये वाला जो अर्धवृत्त है, इसमें ये कोण 90 का हो जाएगा, और इसी प्रकार से नीचे वाले में ये कोण 90 का हो जाएगा। तो लिखेंगे इसी प्रकार इन दोनों कोणों को भी 90 बता दो। एंगल एन एम पी बराबर 90, और ये वाला एन क्यू पी, एंगल एन क्यू पी बराबर 90। तो आपने देखा हमने चार के चारों कोणों को 90 सिद्ध कर दिया, और किसी भी चतुर्भुज के अगर चारों कोण 90 डिग्री के हैं तो वो चतुर्भुज निश्चित रूप से क्या हो जाएगा, एक आयत हो जाएगा। तो यहां लिखेंगे एंगल एम, एंगल एन, एंगल क्यू, एंगल पी बराबर 90 डिग्री। अतः चतुर्भुज एम एन क्यू पी एक आयत है, एक आयत है। क्लियर है बातें? ठीक है, कोई डाउट नहीं, आसान था ये। एक बार इसका स्क्रीनशॉट और बढ़ेंगे अपने प्रश्न संख्या 16 की तरफ, 16 की तरफ। 16 में बोल रहा है, सिद्ध कीजिए कि किसी चतुर्भुज के अंतःकोणों के समद्विभाजकों से बना चतुर्भुज भी चक्रीय चतुर्भुज होता है। बोल रहा है कि कोई चतुर्भुज है और इसके चारों कोणों का अंतः विभाजित कर दिया, मतलब कि समद्विभाजित कर दिया। ये जो कोण जा रहा है, इस कोण B का समद्विभाजित, मतलब ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर, यहाँ पर ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर। इस प्रकार से चारों कोणों का समद्विभाजक जो रेखा है, वो जब एक दूसरे को EFGH पर काट रही है, तो जो EFGH चतुर्भुज बन रहा है वो एक चक्रीय चतुर्भुज होगा। आपको ऐसा सिद्ध करना है। अब ध्यान देना, यहाँ पर चक्रीय चतुर्भुज सिद्ध करने के लिए हमें क्या करना होता है। चक्रीय चतुर्भुज इसको हम तभी बोल सकते हैं जब आमने सामने के कोणों का योगफल 180 डिग्री के बराबर होता है। जैसा कि हमें पता है भाई कि चक्रीय चतुर्भुज में जो अभिमुख कोण होते हैं, आमने सामने के कोण होते हैं, उनका योगफल 180 डिग्री होता है। अब आपके सामने मैंने कोई चतुर्भुज दे दिया, मैंने बोल दिया इसको चक्रीय चतुर्भुज सिद्ध करो। आप क्या करोगे, आप यही सिद्ध करोगे ना कि आमने सामने के कोण क्या है, उनका योगफल जो है वो 180 डिग्री के बराबर है। तो यही काम हम यहां पर करेंगे। हम यहां पर अगर ये सिद्ध कर दिए कि E और G इनका योगफल 180 डिग्री के बराबर है, तो हम ये बोल सकते हैं कि हाँ EFGH जो है एक चक्रीय चतुर्भुज हो जाएगा। आइए देखते हैं इसको हम कैसे सिद्ध कर रहे होंगे। यहां पर सबसे पहले हमने ले लिया त्रिभुज AEB। लिखेंगे त्रिभुज AEB में, AEB में तीनों कोणों का योगफल 180 कर दो भाई। एंगल EAB प्लस एंगल EBA प्लस एंगल AEB, ये हो जाएगा 180 डिग्री के बराबर। क्या किया मैंने, इतना यहां से लेके यहां तक, ये और ये, इन तीनों का योगफल है 180 के बराबर कर दिया। क्योंकि अंतःकोण है, अंतःकोण क्या होते हैं त्रिभुज के, जिनको सबको जोड़ो तो 180 डिग्री आता है। अब ध्यान देना, क्या मैं A को, इसको, इतने पार्ट को, बस इतने पार्ट को, ये पूरा का आधा करोगे तो इतना मिल जाएगा। तो इतने पार्ट को मैं लिख सकता हूं क्या, 1/2A। मतलब इतना जो पार्ट है वो पूरे पार्ट का आधा है, क्योंकि ये और ये आपस में बराबर हैं। पूरे का आधा ये है, आधा ये है, आधा ये है, आधा ये है। तो इस पूरे को क्या मैं ये लिख सकता हूं, आधा A। बिल्कुल लिख सकते हैं। तो जहां A था EAB, इसको लिख दिया आधा A। इसी तरह इस वाले B को, EBA को लिख सकता हूं आधा B, आधा एंगल B, आधा एंगल A, आधा एंगल B, प्लस इसको तो ऐसे ही रहने दो, बराबर 180 डिग्री। सबको उधर भेजो और AEB का मान निकालो। तो 180 डिग्री माइनस 1/2 एंगल A माइनस 1/2 एंगल B, समीकरण संख्या 1। समझ में आ गया ये। AEB का मान निकाला, इन दोनों को उधर भेज दिया, बस यही किया और कुछ नहीं। अब ये जो AEB है वो इसके कोण के बराबर होगा। इसको बड़ा सा बनाऊं मैं, ऐसा कुछ बन रहा है। तो ये जो AEB है
वो FEH मतलब इस कोण के बराबर होगा, FEH के बराबर होगा। यहां पर आपका F है, यहां पर E है, यहां पर H है, यहां पर छोटा था मैंने बड़ा बना दिया। ये दोनों शीर्षाभिमुख कोण हैं, तो लिखेंगे AEB बराबर FEH। ऐसा क्यों लिखा? शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण है ये, इसलिए आपस में क्या है, ये बराबर हैं। तो जैसे आपने AEB का मान निकाला इतना, तो FEH का भी मान इतना ही हो जाएगा, तो लिख देंगे FEH बराबर, क्योंकि दोनों AEB के बराबर है तो AEB का मान और FEH का मान बराबर होगा, तो ये लिख देंगे FEH बराबर कितना, 180 माइनस आधा एंगल A माइनस आधा एंगल B। अब ध्यान देना, जैसे हमने इधर खेला, मेरी तरफ वाला, एक उधर का गेम है, एक इधर का गेम है। इधर का गेम में ये वाला जो कोण आया उसका मान ये आया, A और B के टर्म में ये मान आया, FEH का A और B के टर्म में ये मान आया। इसी प्रकार से क्या मैं ये लिख सकता हूं क्या, इसी प्रकार, इन द सेम वे, सिमिलरली, इसी प्रकार, समान रूप से जैसे हमने E निकाला वैसे ही हम G का ये वाला पार्ट निकाल सकते हैं। क्या, FGH बराबर, जहां A था वहां D आ जाएगा, जहां B था वहां C आ जाएगा, तो लिखेंगे 180 माइनस, ऐसा ही लिखेंगे, ऐसा ही डिजाइन, ऐसे ही डिजाइन में जहां A था वहां D और जहां B था वहां C आ जाएगा। 180 माइनस 1/2 D माइनस 1/2 C, समीकरण संख्या 2। समीकरण संख्या 2, समीकरण 1 इसको बना दो ना। आ रही बात समझ में? कोई डाउट यहां तक? देखो एक बार, अब इन दोनों समीकरण को 1 और 2 को जोड़ने पर, 1 और 2 को जोड़ने पर, 1 और 2 को जोड़ने पर इधर वाला जोड़ेंगे FEH FGH, FEH और ये कितना है FGH बराबर, बराबर, ध्यान देना यहाँ पे 180 यहां पर है, 180 यहां पर है, तो 180 प्लस 180, यहां पर क्या है, माइनस हाफ ऑफ A माइनस हाफ ऑफ B माइनस हाफ ऑफ C माइनस हाफ ऑफ D, माइनस हाफ ऑफ A B C D चारों हैं, तो माइनस हाफ, माइनस 1/2 कॉमन ले लेंगे, एंगल 1 एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D, कुछ ऐसा बन जाएगा। ठीक है, कुछ ऐसा बन जाएगा। अब क्या करेंगे, ध्यान दीजिए, 180 180 360 माइनस 1/2 गुणे ABCD, ABCD, इन चारों कोणों का योगफल कितना, 360। क्योंकि चतुर्भुज के चार कोण है, चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल 360 होता है, तो इनकी जगह पर यहाँ 360 बोल सकता हूं मैं। 2 से 360 को उड़ा दिया 180, 360 माइनस 180 कितना आ गया, 180। फाइनली आपने ये सिद्ध कर दिया कि भाई ये जो छोटा सा चतुर्भुज है इसको मैं बड़ा सा बना दूं, थोड़ा सा छोटा वाला, अंदर वाला चतुर्भुज बड़ा सा बना दिया। यहाँ पर G है, यहाँ पर F है, यहाँ पर E है, यहाँ पर H है। आपने ये सिद्ध कर दिया कि ये वाला कोण और ये वाला कोण, इन दोनों कोणों का योगफल 180 अंश के बराबर है। जब अभिमुख कोणों का योगफल 180 डिग्री के बराबर होता है तो हम बोल सकते हैं क्या, कि ये जो EFGH है, EFGH एक चक्रीय चतुर्भुज है। क्या है ये? एक चक्रीय चतुर्भुज है, चक्रीय चतुर्भुज है। क्लियर है बात? अब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, स्क्रीनशॉट ले लो। ये क्वेश्चन मैं दूसरी बार करवा रहा हूं, एक बार कभी करवाया था किसी क्लास में, मुझे याद आ रहा है, जैसा कि है ना। 16th हमने कर लिया। बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 17th की। यदि एक वृत्त की दो समान जीवाएं वृत्त के अंदर प्रतिच्छेद करती हैं तो सिद्ध कीजिए कि एक जीवा के खंड दूसरी जीवा के संगत खंडों के बराबर हैं। यहाँ पर ये वृत्त की समान जीवाएं हैं, मतलब दोनों की दोनों जीवाएं क्या हैं, बराबर हैं। तो हम लिख सकते हैं भाई AB बराबर MN, AB बराबर MN, ये बात लिख सकते हैं। और आपको एक प्रमेय द्वारा पता होगा कि जो समान जीवाएं होती हैं, जो जीवाएं लंबाई में समान होती हैं, वो केंद्र से बराबर दूरी पर होती हैं। तो ये दोनों जीवाओं के बीच की जो दूरी OC और OD है, ये भी क्या होगा, आपस में बराबर होगा। तो लिखेंगे समान जीवाएं, समान जीवाएं केंद्र से समान दूरी पर होती हैं।
इसलिए हम क्या लिख सकते हैं, OC बराबर OD, OC बराबर OD समीकरण संख्या 1। ठीक है, इसको यहीं रहने दो अभी। अब ध्यान देना एक बात, बहुत ध्यान से। OD हमने परपेंडिकुलर खींचा है MN पर, OC हमने परपेंडिकुलर खींचा है, मतलब लंब खींचा है AB पर। तो यहां पर लिख सकते हैं हम कि OC परपेंडिकुलर है, लंब है AB पर। और आपको पता है भाई कि केंद्र से अगर किसी जीवा पर लंब खींचा जाता है तो वो जीवा को समद्विभाजित करता है, मतलब ये BC और ये AC आपस में बराबर हो जाएंगे। तो लिखेंगे AC बराबर BC। ठीक है, और इसको समीकरण संख्या 2 बना दिया। इसी प्रकार से OD जो है इस पर भी लंब है, इस पर भी लंब है ना। किस पर? OD परपेंडिकुलर है MN पर, OD परपेंडिकुलर है MN पर। तो ये MD और ये DN आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो यहां लिख देंगे MD बराबर DN। क्या? MD बराबर DN समीकरण संख्या 3। यहां तक कोई डाउट नहीं है। मैं सिद्ध क्या करना है एक बार मैं समझा दूं। बोल रहा है कि सिद्ध कीजिए कि एक जीवा के खंड दूसरी जीवा के संगत खंडों के बराबर हैं। मतलब अब मैं ये सब हटा दूं पहले, तब तो समझ पाओगे आप। यहां देखो, एक जीवा का खंड जो छोटा वाला खंड है, छोटा वाला खंड मतलब ये बड़ा वाला खंड, पहले देखो ये यहां से यहां तक, जहां तक प्रतिच्छेद नहीं किए हैं वहां तक, ये बड़ा वाला खंड, ये दोनों आपस में बराबर है। आपको ये सिद्ध करना है कि ये MP और BP आपस में बराबर है। और ये जो छोटा वाला खंड आपको दिख रहा है भाई, ये छोटा सा PN और छोटा सा AP और PN आपस में बराबर है, AP और PN आपस में बराबर है। ये आपको सिद्ध करना है कि बड़ा वाला खंड बड़े वाले खंड के बराबर, छोटा वाला खंड छोटे वाले खंड के बराबर है। अभी तक हमने क्या सिद्ध किया है कि ये MD जहां परपेंडिकुलर पड़ रहा है वो DN के बराबर है, ये AC BC के बराबर है। अब ध्यान देना, एक एक को पकड़ते हैं और सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आप एक काम कर लो छोटा सा, ये जो दो त्रिभुज दिख रहे हैं इन दोनों त्रिभुज को सर्वांगसम सिद्ध कर दो। तो लिखेंगे त्रिभुज ODP तथा OCP में, ODP तथा OCP में। ऐसा क्यों कर रहा हूं मैं, ऐसा क्यों कर रहा हूं? क्योंकि जब सर्वांगसम हो जाएगा तो बाई CP/CT में बोल दूंगा कि ये वाला पार्ट इस पार्ट के बराबर है, ये DP जो है PC के बराबर है, और जब DP PC में ये दोनों जोड़ दूंगा तो ये पूरा इस पूरे के बराबर होगा, और जब इसमें MD में ये पूरा जोड़ दूंगा, इसमें भी ये पूरा जोड़ दूंगा तो ये बराबर हो जाएगा। अभी देखेंगे किस प्रकार से। अभी पहले आप दोनों को सर्वांगसम करेंगे, आप दोनों को सर्वांगसम करेंगे। तो त्रिभुज ODP तथा OCP में क्या हो रहा है इसमें? हाँ ठीक है, इसमें ये हो रहा है कि OP बराबर OP बराबर OP उभयनिष्ठ भुजाएं, ठीक है। दूसरी बात क्या है? दूसरी बात क्या है कि ये OD बराबर OC, अरे ये दोनों भुजाएं बराबर है ना, OD और OC। क्यों? यहां समीकरण 1 से, क्योंकि समान जीवाएं हैं तो केंद्र से बराबर दूरी पर होंगी, तो OD बराबर OC समीकरण 1 में मैंने पहले ही प्रूव करा दिया था, इसीलिए, है ना। और दूसरा 90 अंश का कोण आपको यहां पर भी दिख रहा है, आपको यहां पर भी दिख रहा है। तो लिखेंगे एंगल ODP बराबर एंगल OCP 90 डिग्री ईच, 90 डिग्री प्रत्येक। तो ये RHS से त्रिभुज ODP सर्वांगसम हो चुका है त्रिभुज OCP के कौन से सर्वांगसमता नियम के अनुसार, RHS सर्वांगसमता कसौटी के अनुसार ये दोनों त्रिभुज आपस में एक दूसरे के क्या हो चुके हैं? सर्वांगसम हो चुके हैं। क्लियर है बातें? और बाई CP/CT में लिख दूंगा कि DP जो है वो CP के बराबर है, DP बराबर CP बाई CP/CT, और इसको समीकरण संख्या कौन सा बना दिया जाए? 4। बस जो भी खेल है 2, 3 और 4 के साथ है, बाकी कोई खेल नहीं। यहां तक कर लोगे, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल बेसिक था। 2, 3 और 4 के साथ क्या खेल है ध्यान से देखना। एक बार इस वाले को ले लो जहां MD और BC था, जहां MD और BC था। कहां है MD और BC? MD और BC
यहां देखो एक काम और करेंगे भाई, MD और BC तो मिल नहीं रहा, MD यहां पर लटका हुआ है, BC यहां पर लटका हुआ है, ये भी दिक्कत आ रही है क्योंकि दोनों जीवाएं बराबर हैं, दोनों जीवाएं बराबर हैं, तो ये चारों खंड भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। दोनों जीवाएं बराबर हैं तो ये चारों खंड भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। ध्यान समझो क्या बता रहा हूं, जब ये पूरा पूरे के बराबर है, ये आधा आधा बराबर है, ये आधा आधा बराबर है, तो चारों ही चारों आपस में क्या हैं, बराबर हैं। तो यहां लिख सकते हैं समीकरण 1 2, एक नहीं, इसको तो समीकरण ही नहीं बनाया, चलो ठीक है, ऐसे ही लिख दो कि ये वाला AC जो है समीकरण, ऐसे लिख दो, दोनों जीवाएं बराबर हैं, अर्थात दोनों जीवाएं जीवाओं का नाम क्या है भाई, जीवाओं का नाम है AB तथा MN। AB तथा MN बराबर हैं, इसलिए ये चारों पार्ट बराबर होंगे। AC बराबर BC बराबर MD बराबर DN। ये बात समझ में आ गई भाई, ये पूरा पूरे के बराबर, ये आधा आधा आपस में बराबर, ये आधा आधा आपस में बराबर। अगर मैं कोई नंबर देके समझाऊं तो और ज्यादा बढ़िया समझ पाओगे आप। अगर ये 10 सेंटीमीटर का है तो ये भी 10 का होगा, अगर ये MN जीवा 10 सेंटीमीटर का है तो BA भी कितने का, 10 का होगा। अब ये आधा आधा है, आधा आधा मतलब ये 5 का तो ये भी 5 का, तो यहाँ भी आधा आधा है, ये 5 का तो ये भी 5 का। तो देखो ना, चार के चारों खंड आपस में क्या हो रहे हैं, बराबर हो रहे हैं। अब बात यह है कि मुझे किसको किसके साथ लिखना है, ये मुझे कैसे पता चला किसको किसके साथ लिखना है वो भी समझाऊंगा मैं। ध्यान दीजिए, बड़े वाले खंड को बड़े वाले खंड के बराबर सिद्ध करना था, बड़े वाले खंड को बड़े वाले खंड के बराबर सिद्ध करना था, मतलब ये बड़ा वाला खंड है, कौन सा, ये वाला बड़ा वाला खंड है, ये वाला बड़ा वाला खंड है। तो इसीलिए मैंने बोला कि MD को BC के साथ होना पड़ेगा, MD को BC के साथ होना पड़ेगा। तो MD और BC इन दोनों को एक साथ लिखेंगे MD बराबर BC, और जो बच गया AC और DN, इनको एक साथ लिखेंगे AC बराबर DN। ठीक है, इसको समीकरण संख्या 4, इसको 5 और इसको 6 बनाएंगे, इसको समीकरण संख्या 6 बनाएंगे। ठीक है, ये 4 5 6 की कहानी है बस। MD में किसकी कमी है, रेड वाला पूरा चाहिए MP, तो MD में DP की कमी है और BC में CP की कमी है। मतलब कि MD में इसकी कमी है DP की और BC में CP की, तो इन दोनों को जोड़ दो, 4 और 6 को जोड़ दो। जब 4 और 6 को जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, MD प्लस DP बराबर इधर क्या हो जाएगा, BC प्लस CP। तो ये बड़ा वाला जो जीवा का खंड था वो आपको मिल चुका है। MD में DP जोड़ने पर पूरा का पूरा MP मिल चुका है यहाँ पर, और BC में CP को जोड़ने पर पूरा का पूरा आपके पास BP मिल चुका है। तो ये एक तो हमारा हो चुका, अब ये छोटा वाला कैसे आएगा, बिल्कुल छोटा सा है ये। आपको ये पता है कि यहां से लेके यहां तक और यहां से लेके यहां तक ये दोनों आपस में बराबर हैं। ये AC और DN, AC यहां से लेके यहां तक AC और DN यहां से लेके यहां तक, ये दोनों आपस में बराबर हैं। कोई चीज फालतू लग रही है मुझे, इसमें ये फालतू है, इसमें ये फालतू है, तो दोनों को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। मतलब यहां पर समीकरण संख्या 5 और इसको 6 को माइनस कर देंगे, 5 माइनस 6। तो देखो ध्यान से, 5 माइनस 6 में AC में से आप CP को माइनस करो, पूरे AC में से कहाँ गया, AC में से आप CP को माइनस करो, AC यहां लिखो, AC माइनस CP बराबर, AC में से CP को माइनस किया, और इसी प्रकार से DN में से DP को माइनस करो, DN माइनस DP। क्या मिल रहा है, यहां से क्या मिल रहा है, ये सब हटा दूं तो आपको दिखाई देगा क्या मिल रहा है। यहां पर आपसे मैं बोल रहा हूं कि पूरे AC में से इसको माइनस करो, जब इतना उड़ा दोगे तो बचेगा क्या, AP। और ऐसे ही पूरे DN में से आप अगर DP को माइनस करते हो तो क्या बचता है,
Pn बचता है। तो ये दोनों आपका सिद्ध हो चुका है जो भी यहां पर लिखा था। आ रही है बात समझ में? तो इसको करने का तरीका क्या है? पहला आप अपने माइंड में कॉन्सेप्ट बना लो कि ये चारों खंडों को आपस में बराबर कर दो। बड़े वाले खंड को बड़े वाले खंड के साथ लिख दो, छोटे वाले खंड को छोटे वाले खंड के साथ लिख दो। ये त्रिभुज जो सर्वांगसम किया था यहां पर डीपी और सीपी को आपस में बराबर कर दो। एक बार जोड़ दो बड़ा वाला मिल जाएगा, एक बार घटा दो छोटा वाला मिल जाएगा। बात क्लियर? ठीक है, बढ़ेंगे अब प्रश्न संख्या 18 की तरफ और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। 18 में क्या बोल रहा है? एक पार्क में 5 मीटर त्रिज्या वाले वृत्त पर 3 लड़कियां खड़ी हैं, रेशमा, सलमा और मनदीप। रेशमा एक गेंद को सलमा के पास, सलमा मनदीप के पास तथा मनदीप रेशमा के पास फेंकती है। यदि रेशमा तथा सलमा के बीच और सलमा तथा मनदीप के बीच की दूरी 6 मीटर हो तो रेशमा और मनदीप के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ये फिगर है, ध्यान से इसको देखें। चलो इसको मैं ब्लैंक पेज पे, दूसरे पेज पे करा देता हूं। रेशमा, सलमा और मनदीप। यहां देखो ध्यान से, क्या है कहानी, क्या बोल रही है कहानी? ये है कि यहां पर एक सर्कुलर पार्क है। ये एक सर्कुलर यहां पर एक पार्क है ना, और इसमें 3 बच्चे हैं, रेशमा, सलमा और मनदीप, जो खेल रहे हैं। रेशमा, सलमा और मनदीप 3 बच्चे हैं जो क्या कर रहे हैं? खेल रहे हैं। किस प्रकार से बैठे हैं ये, इनको ध्यान से देखो। यहां पर है यहां केंद्र है, वृत्त का केंद्र, वृत्त का केंद्र बना देंगे बिल्कुल बीच में। ठीक है, यहां पर है रेशमा, यहां पर है सलमा और यहां पर है मनदीप। रेशमा तथा सलमा के जो बीच की दूरी है, रेशमा तथा सलमा के जो बीच की दूरी है ये वाली दूरी, और सलमा तथा मनदीप के जो बीच की दूरी है ये दोनों 6-6 सेंटीमीटर हैं। ठीक है, और आपसे जो पूछा जा रहा है वो रेशमा तथा मनदीप के बीच की दूरी पूछा जा रहा है। इस वृत्त की अगर मैं त्रिज्या की बात करूं तो 5 मीटर त्रिज्या है और दोनों के बीच की दूरी कितनी है? 6-6 मीटर है। तो इसको हम लिख लेते हैं कि ये दूरियां 6 मीटर और 6 मीटर हैं। अगर हम एक कंस्ट्रक्शन करें, यहाँ पर कुछ चीज़ों को मिलाना पड़ेगा हमें। जैसे ये केंद्र O है तो O को R से, M को O से और S को O से, इन तीनों को मिला दिया। क्लियर है बातें? यहां तक कोई डाउट वाली बात नहीं है। अब ध्यान देना, यहां पर ये वृत्त का केंद्र O है, इसकी त्रिज्या कितनी थी? 5, तो ये भी कितना हो गया? 5। इतनी बात क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात यहां तक नहीं है। अब ध्यान दो, यहां पर ना जब मैं एक बार एनसीईआरटी जब पढ़ाया था तो इस क्वेश्चन को मैंने करवाया भी था। ध्यान देना, यहाँ पे इसको हम ले लेते हैं बीच में जो है पॉइंट, इसको T मान लेते हैं। ठीक है, यहां पर मैं क्वेश्चन पूरा नहीं करवाने वाला हूं, आंसर आएगा, टेंशन नहीं लेना। कुछ त्रिभुजों को सर्वांगसम करना सिखाया था इसमें, है ना, वो आपको पार्ट खुद से करना है। मैं बता देता हूं कौन कौन सा त्रिभुज। इसमें पहले ORS को OMS के सर्वांगसम करना, समझ में आ रही बात? ये पूरा इधर वाला पूरे उधर वाले के सर्वांगसम करना। इससे आप निकाल पाओगे कि भाई ये वाला कोण इस कोण के क्या है? बराबर है, बाई CPCT। फिर ये जो ऊपर छोटा सा त्रिभुज है, जो ऊपर छोटा सा त्रिभुज है, इन दोनों को आपस में सर्वांगसम करना। और यहां से आप क्या लिख पाओगे कि ये RT और ये MT आपस में बराबर है। क्या लिख दिया? RT और MT आपस में बराबर है। इतना खुद आपको करना है, ये मैं पहले पढ़ा चुका हूं। बाकी आगे की कैलकुलेशन आपको थोड़ी सी टफ लगी थी और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, इसीलिए मैं दोबारा इसको आज करा रहा हूं। ध्यान देना, यहाँ पे सबसे पहले एक एक चीज को पकड़ते हैं। देखो, ये भी डिसाइड करना बड़ा ही जरूरी है कि कौन सा त्रिभुज लेना है। जब आप इन दोनों को सर्वांगसम करेंगे तो ये दोनों कोण भी 90-90 अंश के दिखा देंगे आप, जैसा कि मैंने करवाया था लास्ट टाइम, है ना। ये आपको इतना पार्ट आपको खुद करना है। आगे की कहानी मैं बता रहा हूं। अब आपको ये पता चल चुका है कि ये RT और MT बराबर है, मतलब अगर मैं RT निकाल दूं तो उतना ही बड़ा MT भी होगा और इनके बीच की दूरी निकल जाएगी। अगर RT निकाल दिया, RT मान लो 6 आ गया, तो RM कितना हो जाएगा? 12, क्योंकि ये दोनों बराबर हैं, ये 6 तो ये 6, पूरी दूरी 12। और दूसरी बात ये है कि कौन कौन सा त्रिभुज लेना है, तो एक बार ये त्रिभुज लेंगे, एक बार ये त्रिभुज लेंगे, काम खत्म। अब ये देखना OS को देखना जरा, ये पूरा का पूरा सर त्रिज्या है। OS क्या है? त्रिज्या। ये ग्रीन कलर से जितनी भी लाइन आपको दिख रही हैं, हरे कलर से जितनी भी लाइन आपको दिख रही हैं, ये सभी की सभी त्रिज्याएं हैं। अब ये जब पूरा का पूरा 5 होगा, अगर मैंने बोल दिया इतना x है, ऊपर वाला पार्ट यहां से लेके यहां तक x है, तो ये कितना हो जाएगा? 5 माइनस x। पूरा 5 है, इतना x हो गया, तो इतना कितना? 5 माइनस x।
अब दोनों त्रिभुज में आप क्या लगा देंगे, पाइथागोरस। सबसे पहले ऊपर वाले में लगाते हैं, OTR में, त्रिभुज OTR में, OTR में, ऊपर वाले में। यहां पर आप देख पा रहे होंगे कि इसमें OR स्क्वायर 90 अंश के सामने क्या है, OR स्क्वायर बराबर OT स्क्वायर प्लस TR स्क्वायर। पाइथागोरस लगा रहा हूं और कुछ नहीं कर रहा हूं। यहां पर OR का मान कितना है 5, 5 का वर्ग बराबर OT का मान कितना है भाई x, x का स्क्वायर प्लस TR का मान कितना है नहीं पता, कोई बात नहीं, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात यहां तक नहीं है, ठीक है सब कुछ। यहां से x स्क्वायर का मान कितना आ रहा है सर 25 माइनस TR स्क्वायर, 25 माइनस TR स्क्वायर, समीकरण संख्या 1 बना दो इसे। क्लियर है यहां तक। अब जैसे आपने ऊपर लगाया वैसे ही नीचे RTS में लगा दो, त्रिभुज RTS में। यहां पर थोड़ी सी जगह मैं जानबूझ के छोड़ा हूं, है ना, बाद में बताऊंगा क्यों, या नहीं भी बताऊंगा, है ना, अगर काम बन गया तो नहीं बताऊंगा, नहीं बना तो बता दूंगा। ध्यान देना यहाँ पे RTS में, RTS में ये अपना कर्ण है 90 के सामने, ये कर्ण है RS स्क्वायर बराबर RS स्क्वायर बराबर RT स्क्वायर प्लस TS स्क्वायर, RT स्क्वायर प्लस TS स्क्वायर। RS 6 है तो 6 का स्क्वायर बराबर, और क्या RT नहीं पता भाई, ये देखो गड़बड़ हो गया, हाँ RT स्क्वायर प्लस TS कितना है TS कहाँ गया TS, हाँ 5 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, 5 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, है ना। ये जगह मैं इसलिए छोड़ा था कि यहाँ एक्स स्क्वायर का मान निकालने से ज़्यादा बढ़िया दूसरा काम है कि आप TR स्क्वायर का मान निकाल लो। आप किसका मान निकाल लो, TR स्क्वायर का मान निकाल लो, तो हो जाएगा 25 माइनस एक्स स्क्वायर। क्यों निकाला, क्योंकि TR स्क्वायर का मान यहाँ से सीधे उठा के यहाँ पर रख देंगे, RT स्क्वायर या TR स्क्वायर बात एक ही है। तो ये हो गया 36 बराबर RT स्क्वायर का ये वाला मान उठा के यहाँ पर रख दिया 25 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस A माइनस बी का होल स्क्वायर, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर को उड़ा दिया तो 36 माइनस 25 प्लस 25, 25 25 50 हो गया, तो 36 माइनस 50 बराबर कितना बचा यहाँ पे, यहाँ पर बच गया माइनस का 10x, मतलब फाइनली आ चुका है माइनस 14 बराबर माइनस का 10x। माइनस से माइनस उड़ा दिया और x का मान 14/10 मतलब कि 1.4 मीटर आ चुका है। अब यहाँ पर x का मान उठाकर हम समीकरण संख्या 1 में रखेंगे। एक काम करते हैं ना, दशमलव परेशान करता अपने को, तो हम क्या करेंगे, x का मान जो 14/10 आया था, ये वाला 14/10, इसको हम भिन्न में बदल लेते हैं, 2 से उड़ा दो 7/5, तो x का मान 7/5 यहाँ पर रखेंगे, तो ये बन जाएगा TR स्क्वायर बराबर 25 माइनस 7/5, 7/5 का स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर 49 और 5 का स्क्वायर 25, ये कितना हो गया, एलसीएम लेंगे तो 625 माइनस 49, सबके नीचे आ चुका है 25, 15 माइनस 9 15 माइनस 9 6, और यहाँ पर 11 माइनस 4 7, और ये 5, 576/25 ये आ चुका है TR स्क्वायर का मान। तो भाई TR का मान कितना आ जाएगा, √576/25, 576 किसका होता है 24 का, और 25 का 5, ठीक है, इसको उड़ा दो तो कितना बन गया, 5 चौक का 20 और 5/40, 4.8। TR का मान यहां से लेकर यहां तक का मान 4.8 है, तो ये TM भी कितना होगा 4.8। हमें तो RM निकालना है, रेशमा और मनदीप के बीच की दूरी, तो ये TR का 2 गुना हो जाएगा, मतलब 4.8 का 2 गुना। तो आंसर अपना आ चुका है यहां से कितना, 9.6 मीटर, 9.6 मीटर। आ रही बात समझ में, कोई डाउट वाली बात नहीं है। तो ये आसान है, थोड़ा सा ध्यान देना है, क्लियर है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। तो इसी टाइप का एक और क्वेश्चन है जिसको आपको करना है ना। ये दोनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मुझे एक ही कराना था इसलिए मैं एक ही कराया आपको। यहाँ पर प्रश्न संख्या 19 को आपको खुद करना है, ये वाला, ठीक है। NCERT प्रश्नावली 9.2 का ये लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर दिया है 20 मीटर त्रिज्या का एक गोल पार्क एक कॉलोनी में स्थित है। तो ये एक पार्क है जिस पर अंकुर, डेविड और सैयद बैठे हुए हैं, ठीक है, बराबर बराबर दूरी पर बैठे हुए हैं। तो इन दूरियों को आपको क्या लेना है ये भी याद रखेंगे, इनको A मत लेना, ठीक है, इनको X नहीं लेना है, A नहीं लेना है। कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए इसको हम 2A लेंगे, कितना 2A। 2A लेने का फायदा क्या है, क्योंकि जब ये आधा आधा आप देखेंगे, अगर आपने A लिया होता
तब इस आधे को हम a/2 लिखते हैं और ये कैलकुलेशन में फर्क डालता। यहां पर आपका टाइम ज्यादा लगता, कैलकुलेशन मिस्टेक होने के चांसेस ज्यादा है, इसीलिए हमने क्या ले लिया यहां पर 2a ले लिया, जिससे कि जब ये आधी दूरी की हम बात करेंगे तो हम इसको क्या मान लेंगे, a। क्लियर है बातें? तो इसको आपको खुद ट्राई करना है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ऑलरेडी मैंने करा रखा है, तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे और बढ़ेंगे आज के आखिरी प्रश्न पर, क्वेश्चन नंबर 20। इसमें दिया है सिद्ध कीजिए कि चक्रीय समांतर चतुर्भुज जो है वो आयत होता है। ध्यान देना यहाँ पे, चक्रीय समांतर चतुर्भुज पहले एक बना लेते हैं। तो चक्रीय चतुर्भुज सबसे पहले बनाएंगे और वो आयत सिद्ध करना है, तो आपको जो सिद्ध करना है आप वही बनाया करो, जो आपको सिद्ध करना है आप वही बनाया करो डायग्राम में। आयत सिद्ध करना है तो हम क्या बनाएंगे, आयत बनाएंगे, यहां पर एक आयत बनाएंगे जिसका नाम हम रख देंगे ABCD, है ना। इसका नाम क्या है, ABCD। तो इसका नाम लिख दो। क्वेश्चन में क्या था कि सिद्ध कीजिए कि कोई चक्रीय समांतर, ध्यान दो यहाँ पे क्वेश्चन में ध्यान दो, कोई चक्रीय समांतर चतुर्भुज, चक्रीय भी है समांतर भी है और हमें इसको आयत सिद्ध करना है। कैसे करेंगे, तो दो बातें हैं, एक तो चक्रीय है ये, एक चक्रीय की प्रॉपर्टी लगाएंगे और एक क्या समांतर चतुर्भुज है उसकी प्रॉपर्टी लगाएंगे और हम इसको क्या सिद्ध कर देंगे, इन दोनों की प्रॉपर्टीज लगा के हम इसको एक आयत सिद्ध करने वाले हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा कि ये चक्रीय है और जैसा कि आपको पता है कि कोई चक्रीय चतुर्भुज है तो यहां पर चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने के जो कोण होते हैं, जो अभिमुख कोण होते हैं, ये क्या होते हैं, इनका योगफल जो होता है 180 डिग्री के बराबर होता है। तो इन दोनों कोणों का योगफल, जो आमने सामने के कोण है, जैसे डी और बी को ले लिया, डी और बी कोणों का योगफल जो है एंगल डी प्लस एंगल बी, इन दोनों कोणों का योगफल कितना ले लिया हमने, 180 डिग्री के बराबर। क्यों ले लिया, इसका कारण भी लिखेंगे कि चक्रीय चतुर्भुज के अभिमुख कोणों का योगफल, अभिमुख कोणों का योगफल, अभिमुख कोणों का योगफल 180 डिग्री के बराबर होता है। आ रही बातें समझ में, योगफल 180 डिग्री के बराबर होता है, बराबर है। तो ये तो हमने चक्रीय चतुर्भुज की प्रॉपर्टी लगाई। अब हम एक समांतर चतुर्भुज की प्रॉपर्टी लगाते हैं। जैसा कि आपको पता है भाई, समांतर चतुर्भुज के आमने सामने के कोण आपस में बराबर होते हैं, तो ये डी और बी आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो लिखेंगे एंगल डी बराबर एंगल बी। यहां लिख लेना, समांतर चतुर्भुज के जो सम्मुख कोण होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं। अब ये समीकरण 1 हो गया, ये समीकरण 2 हो गया, है ना। समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से यहां पर क्या करेंगे, हम d की जगह हम b लिख सकते हैं कि नहीं, d और b आपस में बराबर है तो d की जगह b लिख दो, b की जगह b रहने दो, बराबर 180 डिग्री, ट्वाइस ऑफ एंगल b बराबर 180 डिग्री। और हमने यहां से प्रूव कर दिखाया कि भाई एंगल b का मान कितना आ गया, 180/2 मतलब कि 90 डिग्री। और जब किसी भी समांतर चतुर्भुज का कोई भी एक कोण अगर 90 डिग्री के बराबर है तो वो समांतर चतुर्भुज क्या बन जाता है, आयत बन जाता है। तो लिखेंगे समांतर चतुर्भुज ABCD का कोण B 90 डिग्री के बराबर है, अतः इसलिए ABCD एक आयत है। एक क्या हो गया, ये आयत हो जाएगा, एक आयत है। तो क्लियर है, ये बेहतरीन क्वेश्चन था। एक बार इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लो। और आज हमने टोटल 20 क्वेश्चंस किए, जिसमें से 2 से 3 क्वेश्चन मैंने आपको दिया, उसको जरूर ट्राई करना है। और जो कमेंट बॉक्स में मैंने आंसर करने को बोला, कमेंट बॉक्स में भी आंसर करना है। वीडियो को दोस्त लाइक नहीं किया है तो फटाक से लाइक करेंगे, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करेंगे, जिससे कि कोई भी इंपॉर्टेंट क्लास आपसे मिस ना हो। ठीक है, तो एक छोटी और जरूरी बात आपके लिए, उसके बाद आज की क्लास हम यही कंप्लीट कर रहे होंगे। जैसा कि आपको पता है, मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड करता है हाई क्वालिटी एजुकेशन विद फुली ऑर्गेनाइज्ड कंप्लीट कोर्स एंड डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स के साथ। ये हमारे टॉप कोर्सेज हैं जो इंग्लिश और हिंदी दोनों ही माध्यम में उपलब्ध हैं। यहाँ CBSE बोर्ड के साथ साथ अदर स्टेट बोर्ड्स भी कवर कराए जाते हैं, जिसमें दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, MP बोर्ड और राजस्थान बोर्ड है। और इसके अलावा वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश की भी क्लासेज अवेलेबल हैं। ये सारी क्लासेज बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जाती हैं। आपको जरूरत है सिर्फ और सिर्फ जबरदस्त मेहनत करने की और अपने आने वाले एग्जाम में एक बेहतर स्कोर ले आने की। इसके साथ ही आप हमें अदर सोशल मीडिया नेटवर्क जैसे कि फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर, टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे फॉलो कर सकते हैं। और इसके साथ आप ग्रैब कर सकते हैं ई नोट्स और ई बुक्स, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो आज के लिए इतना ही था, मिलते हैं अगली क्लास में। अपना ध्यान रखेंगे, मैथ्स की प्रैक्टिस करते रहेंगे। थैंक यू सो मच।